हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। मैं मोहकम सिंह। तो बेटा, जैसे कि लास्ट वीडियोस में अपने लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं और क्या डिस्कस कर चुके हैं, आपका एक चैप्टर जिसका नाम है टुमारो। तो टुमारो के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और लिटरेरी टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है, प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो पहले पुरानी डिस्कशंस क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 5-5 मिनट उन पर लगाते हैं। तो अपने बेटा लिटरेरी टर्म्स कर रहे थे जिसमें मेटाफिजिकल, एंग्लो इंडियन, इंडो एंग्लियन, इंप्रेशनिज्म, ये लिटरेरी टर्म्स प्यारे बच्चों अपने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। मेटाफिजिकल जो फिजिकल से बियॉन्ड हो, जॉन डन की जो राइटिंग्स हैं वो मेटाफिजिकल में आती हैं। इम्प्रेशनिज्म जिसमें आप कह लो मेंटल स्टेट्स डिस्कस की जाती है। तो इंडो एंग्लियन वो राइटर्स जो इंग्लिश में लिखना प्रेफर करते हैं। एंग्लो इंडियन ब्रिटिश राइटर्स जो इंडिया से रिलेटेड लिखना पसंद करते हैं। तो ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दो लिटरेरी टर्म्स रह रही हैं, आप अगर इन चारों पर फोकस करेंगे तो आपके जो 6 मार्क्स हैं वो बेटा आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो बाकी दो हैं उनको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। अगर मान लो इन केस आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, मेरी तरफ से ये आपके लिए 4 है। तो अपने बेटा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और दूसरा है बेटा इंटीरियर मोनोलॉग। एक है बेटा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और एक है इंटीरियर मोनोलॉग। तो दोनों में बेटा बहुत ही कम डिफरेंस है, थोड़ा सा है। यानी कि एक आम स्टूडेंट के लिए या एक आम जो पाठक है, रीडर है, उसके लिए इसमें डिफरेंशिएट करना आसान बात नहीं है। ये दोनों बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? ये थॉट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थॉट्स की बात करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी, इंटीरियर मोनोलॉग भी। थॉट्स क्या आते हैं बेटा? जो आपके दिमाग में विचार चलते हैं, आपके दिमाग में विचार चलते हैं, वो इन दोनों में लिटरेरी टर्म्स में काउंट किए जाते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है? इंटीरियर मोनोलॉग में आपके हाफ बिल्ट थॉट्स भी हो सकते हैं, यानी कि कंप्लीट उस पर आपने अभी मनन या पॉन्डर नहीं किया है, सोचा नहीं है। आधा विचार आया वो भी इंटीरियर मोनोलॉग है, एक आया वो भी इंटीरियर मोनोलॉग है, इमोशंस के बारे में है वो भी इंटीरियर मोनोलॉग है। सेल्फ स्टीम, कुछ भी किसी भी चीज के बारे में थोड़ा सा विचार है तो वो बेटा इंटीरियर मोनोलॉग में है और राइटर उसको लिखता है। ये फर्स्ट पर्सन में भी लिखा जाते हैं, यानी कि आई, और ये थर्ड पर्सन में भी लिखे जाते हैं, यानी कि ही शी। तो इंटीरियर मोनोलॉग फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन किसी में भी लिखा जा सकता है। प्रेफर फर्स्ट में किया जाता है लेकिन थर्ड में भी लिखा जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी थॉट्स का लिखना ही होता है। जो थॉट्स आते हैं दिमाग में उनको लिखना ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन स्ट्रीम क्या होती है बेटा? एक धारा होती है। तो यही इनमें डिफरेंस है। एक लंबा प्रवाह, a sequence of thoughts is called stream of consciousness and consciousness का मीनिंग होता है चेतना, ठीक है। और चेतना कभी भी बंद नहीं होती है। तो इस कारण जो थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं लगातार, ये ज्यादातर वो होते हैं बेटा अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल आना, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। किसी चीज के बारे में कैसा भी टूटा फूटा ख्याल है तो वो इंटीरियर मोनोलॉग है। अगर वो स्ट्रीम है यानी कि एक सीक्वेंस है तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक आधा है तो इंटीरियर मोनोलॉग है।
और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में उसको हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही लिखा जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो है सारा थॉट्स के बारे में, थॉट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। सेल्फ थॉट्स तो किसी भी मुद्दे के बारे में वो हो सकते हैं। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इंटीरियर मोनोलॉग, और ये चार अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा टुमारो को रिवाइज कर देते हैं। टुमारो बेटा क्या थी? टुमारो एक स्टोरी थी कि एक ऐसा पिता जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था। ऐसा पिता जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था, जो उसे मिल नहीं रहा था। वो कॉलेस्टर से कोलब्रुक आ गया था, वहीं रहने लग गया था। उसके पड़ोस में एक परिवार रहता था जिसमें एक अंधा कारविल रहता था, यानी कारविल, कैप्टन कारविल था। वो अंधा था, उसकी बेटी थी, उसकी बेटी को वो अपनी बहू बनाने के बारे में सोच रहा था। हैगबर्ड जब आता है तो कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, यानी कि हैगबर्ड, कैप्टन हैगबर्ड का भी रियल वो जो चेहरा दिखता है कि वो बहुत मारता पीटता था, बेरहम पिता था। और ये भी पता चलता है कि हैरी जैसे उन्होंने इमेजिन किया है, हैरी वैसा लड़का नहीं है, हैरी बहुत ही खराब है। तो अपनी थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बेटा क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ कारविल या हैगबर्ड। तो कैसे डिस्कस करोगे? कारविल क्या था बेटा? ब्लाइंड था, अ फैट पर्सन था, हाइट थी उसकी काफी बड़ी, वो ग्रम्पी था यानी कि चिड़चिड़ा था, अग्रेसिव कह लो, और वो बहुत ऊंचा चिल्लाता था और उसे पहली ही आवाज में अपने काम होने चाहिए थे, और तब तक चिल्लाता रहता था जब तक बेसी उसका आंसर नहीं करती थी या उसका जो काम उसने कहा वो काम कंप्लीट नहीं कर देती थी। ये हो गया कैप्टन कारविल की कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन। अब है हैगबर्ड। हैगबर्ड भी बेटा एक सेलर था, ठीक है। वो कैनवस सूट में रहता था, लॉन्ग बियर्ड थी, ठीक है। और क्या कह सकते हो उसके बारे में कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, उसे ढूंढता रहता था। यस, मेन बात, वो माइजर था, कंजूस था, ठीक है। तो ये कैप्टन हैगबर्ड के बारे में हो गया। अब बेसी के बारे में आ जाए कि बेसी कैसी थी, क्या क्या करती थी। तो बेसी एक वेल मैनर्ड लड़की थी। क्या थी बेटा? वेल मैनर्ड लड़की थी। वो इन दोनों बुड्ढों को इमोशनली सेटिस्फाई करती थी, यानी कि वो इसकी भी बातें सुनती थी, इसकी भी, और उनको सुनते सुनते वो खुद इमोशनल हो जाती थी, ठीक है। यानी कि जो बंदा ज्यादा दूसरों को सिंपैथी देता है वो खुद दिल का कमजोर हो जाता है। तो बेसी वैसी लड़की, सुंदर थी, कर्मठ थी, सुशील थी, हर काम आता था, अपने पिता की हर बात मानती थी। तो ये बेसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो हैरी हैगबर्ड को दिल से अपना पति मान चुकी थी, चाहे मिली नहीं थी, लेकिन कैप्टन उसको कहता रहता था हैगबर्ड, तो इस कारण वो हैरी हैगबर्ड को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। अब एक और क्वेश्चन जो आ सकता है वो हैरी हैगबर्ड के बारे में आ सकता है। तो हैरी बेटा क्या था? एक वंडरर था, वेगाबॉन्ड था, वो एक अयाश लड़का था। वो कहता था एक वीक से ज्यादा कोई भी लड़की मेरे को अपने वश में नहीं रख सकती, यानी कि वो इतना आप कह सकते हो कैरेक्टरलेस टाइप का लड़का था, और दारू पीता था, अयाशी करता था, जुआ खेलता था, घूमता रहता था, पैसे उड़ाता था, यानी कि एक भी सभ्य आदमी वाले गुण उसमें नहीं थे, जिसके कारण हैगबर्ड जब उससे मिला तो उसका दिल टूट गया और बेसी का भी दिल टूट गया। और इसीलिए हैगबर्ड ने कहा था बेसी से कि मेरा बेटा कल आएगा। तो ऐसे आप उसको कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। टुमारो को जस्टिफाई आप कर सकते हैं, कैसे है भी आप पहले सारी स्टोरी बता देंगे कि क्या क्या हुआ, वो कैसे वेट कर रहा था, लास्ट में आप बता सकते हैं कि उसके ड्यू टू हिज ऑड बिहेवियर यू कैन से, तो वो फिर कैप्टन कहते हैं कि माय सन विल कम टुमारो, वो कल आएगा। तो आप ऐसी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते। तो आज बेटा अपने एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। तो जो बेटा इनके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टोरी चलते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट स्टोरी, नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी।
विच इज अबाउट 1 सेंटीमीटर, जिसका नाम है प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो ये स्टोरी बेटा रिलेटेड है चाइना से, चाइनीज लिटरेचर का पार्ट है। ठीक है, ये स्टोरी की जो राइटर है उसका नाम है बेटा बिशोमिन। वो एक लड़की है, यानी कि एक महिला है। चाइना से लिटरेचर से 1 सेंटीमीटर स्टोरी ली गई है, राइटर है बेटा बिशोमिन। इनका जो जन्म हुआ बेटा वो कब हुआ? 1952। कहां हुआ? जिनजियांग। जिनजियांग नाम की जगह पर बिशोमिन का क्या हुआ बेटा? जन्म हुआ। वो पेशे से एक डॉक्टर थी। ठीक है, यानी कि मेडिकल फील्ड में थी। एंड फॉर 35 years till the age of 35 he served as a doctor। डॉक्टर भी उसका एक प्रोफेशन था, यानी कि डॉक्टर में वो स्पेशलिस्ट थे। क्या थी बेटा? साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट थी बेटा, यानी कि मनोविज्ञानी। ठीक है, 35 साल की एज तक उसने डॉक्टर किया, साइकियाट्रिस्ट किया। 1952 में जिनजियांग में बिशोमिन का जन्म हुआ। बहुत ही फेमस राइटर बनी। उन्होंने अपनी एक 1 सेंटीमीटर स्टोरी लिखी, और उनके जो नॉवेल्स थे, जो उनकी रचनाएं थी, राइटिंग्स थी, उनको भी बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया। बिकॉज अन्य भाषाओं से रिलेटेड जो लोग हैं उसको पढ़ सकें। वो इतनी फेमस थी, यानी उनकी राइटिंग्स थी वो इतनी अच्छी थी। तो वो 2 पेशों में मार थी, एक तो वो राइटर थी, दूसरी वो एक अच्छी साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक थी। मनोवैज्ञानिक वो होते हैं जो आपके कह लो दिमाग नहीं, दिमाग के भीतर मन से जो विचार उपजते हैं, जो मन से संबंधित रोग होते हैं, कि कोई ज्यादा सोचता है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, जो हर समय लड़ता ही रहता है, अग्रेसिव रहते हैं, तो वैसे आदमियों के लिए मनोवैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फील्ड है स्टडी के लिए। आदमी को मनोविज्ञान सीखना ही चाहिए मेरे ख्याल। तो भाई 1 सेंटीमीटर स्टोरी शुरू करते हैं बेटा। दिस स्टोरी इज अबाउट अ मदर who wants to make her son a complete person। complete क्या होता है बेटा? जो ऑनेस्ट हो, जिसमें सारे वो गुण हो, ऑल द virtues। ठीक है, जो किसी में होनी चाहिए, एक अच्छे पढ़े लिखे में होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो वो सारे गुण परफेक्ट पर्सन कहते हैं, जैसे वो अपने बेटे को बनाना चाहती थी एक माँ। उसके बारे में स्टोरी है। माँ का नाम है बेटा ताओ यिंग। क्या नाम है बेटा? ताओ। ठीक है, वो अपने बेटे को एक परफेक्ट आदमी बनाना चाहती है। ताओ यिंग एक फैक्ट्री वर्कर है, एक फैक्ट्री की कैंटीन में काम करती है, एक फैक्ट्री की कैंटीन में काम करती है एज अ बेकर। तो हर समय वो बेटा भट्टी के सामने रहती है, यानी कि इट्स अ ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो भी एक ब्लू कॉलर जॉब ही करता है। ठीक है, तो दोनों ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, यानी कि जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगे, फिजिकल वर्क करना पड़े, एफर्ट्स पुट करने पड़े, वो ब्लू कॉलर जॉब होती है बेटा। और जो चेयर पे बैठ के घूमती हुई कुर्सी पर काम करते हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है। यानी कि क्लर्क्स या ऑफिस में ऑफिस जॉब सारी व्हाइट कॉलर,
जो हार्डवर्क वाली या फिजिकल एफर्ट्स वाली होती हैं वो होती हैं बेटा ब्लू कलर जॉब। ठीक है, तो ब्लू कलर जॉब करती थी, कंटीन में एज अ बेकर काम करती। ताओइंग एक मदर थी और बहुत ही कंजूस थी। पहली स्टोरी वाला भी आदमी कंजूस था, इस स्टोरी वाली मैडम भी क्या है, कंजूस है, माइजर। यानी कि वो बहुत ही सोच समझ के चलती थी कहां पैसा खर्च करना है कहां नहीं करना है। वो कह लो भी इंडियंस भी वैसा ही करते हैं जैसा वो करती थी। लाइक वो जब बस में चढ़ती थी ना तो टिकट नहीं लेती थी, लेकिन उसका बहुत बढ़िया सिद्धांत था, उसके पास एक बहुत बढ़िया रीजन था भी टिकट क्यों न ली जाए। वो कहती थी अगर मैं बस में ना चढ़ूं तो भी बस चलेगी ना, रोज चलती है। अगर मैं पैसे ना दूं तो भी बस वहीं उन स्टॉप्स पर रुकेगी, बस में फिर भी तेल डलेगा ही। मेरे पैसे देने से तो ये सिर्फ चलती नहीं है, सिर्फ मेरे पैसों से हर स्टॉप पे रुकती नहीं है। मेरे पैसों से ही मतलब जो भी इस कंडक्टर का या इस ड्राइवर का तनख्वाह नहीं आती है, तो मैं पैसे क्यों दूं। तो भाई वो रोज ही टपली मार लेती है, यानी कि पैसे नहीं देती है, रोज ही कट कर लेती है। ठीक है, कुंडी लगाना कहते हैं इसे, तो रोज ही कुंडी लगा लेती है, यानी कि पैसे नहीं देती है, टिकट नहीं कटवाती है। लेकिन जिस दिन उसको लगता है कि आज थोड़ा खड़ूस कंडक्टर चढ़ा हुआ है बस पे, कि ये मुझे पकड़ लेगा, ये थोड़ा एक्टिव है, या कोई जवान कंडक्टर चढ़ता जो हर किसी की टिकट चेक करता, या जिसको याद रह जाता भी कौन कब चढ़ा है, किस स्टेशन से चढ़ा है, तो वैसे कंडक्टर को देखकर टिकट कटा लेती थी। वरना जब बूढ़ा कंडक्टर आ जाए या कोई आलसी या कोई इनएक्टिव काइंड ऑफ, तो वो टिकट नहीं कटवाती थी। वो इतनी चालाक थी कि जहां पैसे बचते हैं वो बचाती थी, घर पे भी वो ही चीजें लेके जाती, सस्ती से सस्ती मार्केट में चीजें ढूंढती और लेके जाती। जहां जहां से एक मध्यम वर्गीय परिवार मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती थी, लेकिन वो जो अपने बच्चे को एक अच्छा आदमी बनाना चाहती थी। उसके बच्चे का नाम था बेटा जियाओये। ठीक है, जियाओये, जियोये भी कह लो, जियाओये भी कह लो। ठीक है, तो वो अपने बेटे को एक परफेक्ट आदमी बनाना चाहती थी। तो चाइना में एक रूल है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, अगर किसी आदमी की हाइट 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, आदमी कह लो बच्चा कह लो बेटा, जिसकी हाइट 1 मीटर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है उसकी टिकट लगेगी, जिसकी कम है उसकी टिकट नहीं लगेगी। तो वो क्या करती थी, जब भी अपने बेटे के साथ बस में जाती थी वो टिकट नहीं कटवाती थी, बिकॉज उसके बेटे की हाइट 1 मीटर 10 सेंटीमीटर से कम थी। और इतनी चालाक थी कि उसकी हाइट 1.10 हो भी न जाए तो उसके बाल काट के रखती थी, यानी कि उसके बाल खड़े हुए होते थे तो उनको भी वो काट के रखती थी, कहीं 1.10 ना हो जाए, भी टिकट के पैसे बचाने होते थे उसमें। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, वो बस में चढ़े दोनों माँ बेटा, तो टिकट के लिए बच्चे ने जोर डाला भी मां टिकट कटवाओ, मेरी भी टिकट कटवाओ, 2 टिकट लो। तो क्या हुआ, उसने वो खिड़की के पास ही वो मेजरमेंट थी, 1 निशान लगा हुआ था 1.10 पर। तो कंडक्टर ने कहा भी ये बच्चा 1.10 से छोटा है, एक ही टिकट ले लो। तो बच्चा जिद करता है, नहीं मां मेरे को टिकट चाहिए। तो उस बच्चे के सामने वो एक आइडियल मदर बनने की कोशिश करती है कि देखो तुम्हारी जो मां है वो क्या है, वो एक ईमानदारी की मूर्त है, विचारों पर चलने वाली औरत है। वैसे तो रोज कुंडी लगाती थी, टिकट लेती नहीं थी, लेकिन अपने बेटे के सामने, जियाओजे के सामने वो एक मूर्त बनती थी, एक आइडियल मदर बनती थी। तो क्या करती, उसने 2 टिकटें लेने को कहा। कंडक्टर ने मना किया, लेकिन फिर भी कहा नहीं तू 2 ही दे, मेरा बेटा कह रहा है तो 2 चाहिए, क्योंकि वो उसके सामने इंप्रेशन जमाना चाहती थी। किसके सामने बेटा, जियाओजे के सामने इंप्रेशन जमाना चाहती थी। तो ऐसा 2-3 बार हुआ कि उसको अपने बेटे के सामने 2 टिकटें लेनी पड़ी, चाहे वो 1.10 का नहीं था। तो जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो वहां भी वो पैसे की बचत करती, जितने बचते अपने बेटे को हर वो चीज, वो शिक्षा वो देने की कोशिश करती कि वो एक परफेक्ट पर्सन बने। वो यहां तक कि उसको वो वाटरमेलन खाना भी सिखाती, तरबूज खाना भी उसको सिखाती भी, कैसे खाया जाता है। तरबूज में होता है ना बेटा कि मान लो ऐसा तरबूज है, ये उसका टुकड़ा है, तो
नीचे इतना व्हाइट पार्ट होता है बिल्कुल उसके साथ साथ, बार वाली हरी हरी चील के साथ इतना व्हाइट पार्ट होता है। तो उसको सिखाती थी कहीं भूलकर भी यहाँ मत बाइट ले लेना, उस व्हाइट पार्ट को, राइंड को खाना नहीं है, सिर्फ लाल लाल वाला पोर्शन खाना है। तो इतनी छोटी छोटी बातें भी वो अपने बेटे को सिखाती थी, भी ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे करना है। तो टिकट भी इसीलिए लेती थी मजबूरीवश, लेकिन पैसा नहीं देना चाहती थी, मजबूरीवश लेती थी, वैसे दिल नहीं करता था। लेकिन आइडियल मदर जो बनना था अपने बेटे के सामने वही सारा कुछ थी। वो ये सोचती थी भी जैसी मैं हूं मेरा बेटा मेरे को देखकर ही वैसा बनेगा ना। होता भी ऐसा है, बच्चे बेटा आपकी बात सुनते नहीं है, यानी कि आप भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा किसी की बात नहीं सुनता है। बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। क्या करते हैं, इमिटेट, ठीक है, कॉपी करते हैं, दे ट्राई टू कॉपी, ठीक है, कॉपी करते हैं बेटा। तो जो भी उनके पेरेंट्स करते हैं बच्चे उनको कॉपी करते हैं। अगर वो लड़ते हैं तो बच्चे लड़ेंगे, अगर वो प्यार से रहते हैं तो वो प्यार से रहेंगे, वो जैसे बाहर वाले लोगों के साथ पेश आएंगे बच्चे वैसे पेश आएंगे। माँ बाप ईमानदार है तो बच्चों के ईमानदार होने की संभावना बढ़ जाती है, माँ बाप करप्ट है तो बच्चों के करप्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो रूटीन लाइफ में अपने बच्चों के साथ जाते हैं और जैसे जैसे बिहेव करते हैं, अगर पेरेंट्स रोज गली में से गुजरते हुए हर किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हेलो हाय, कैसे हाल चाल पूछते हैं, तो बच्चों की आदत बनेगी, वो भी हाल चाल पूछा करेंगे, हेलो हाय करेंगे। लेकिन अगर माँ बाप खींचे हुए रहते हैं, लोगों से ईर्ष्या करते हैं, तो उनके बच्चे भी लोगों से ईर्ष्या करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में एक अच्छे माँ बाप बनेंगे, बिकॉज आपके बच्चे आपको कॉपी करते हैं। आप किसी बच्चे को उसको फोर्स करके नहीं कह सकते कि पढ़ो। अगर आप खुद एक बुक लेके बैठ जाओगे तो वो आपको आज नहीं तो कल कॉपी करेंगे और वो भी बुक लेके बैठ जाएंगे। आप खुद नहीं पढ़ते हो और उनको कह रहे हो, आप खुद बुरी आदतें करते हो, सिगरेट पी रहे हो, बच्चों कह रहे हो नहीं पीनी, खुद दारू पी रहे हो, बच्चों कह रहे हो नहीं पीनी, तो ऐसा बेटा वो ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ कॉपी करते हैं। कॉपी करना आसान होता है, ठीक है। तो वो क्या सोचती थी कि मेरा बेटा कॉपी करेगा, इस कारण वो उसको हर चीज सिखाती, इसीलिए टिकट कटवाती, उसको वाटरमेलन खाना भी सिखाती। तो क्या हुआ, एक बार उनकी फैक्ट्री में ना एक आदमी था जिसका नाम था लाओ चियांग। वो एक टिकट देता है। क्या देता है, टिकट। चाइना में ना बुद्ध टेम्पल्स पर टिकट लगती है देखने के लिए। बौद्ध धर्म बाहर से निकला हुआ है, चाइना में फैला, लेकिन चाइना में जैसे ही कम्युनिज्म आया तो उन्होंने वो मंदिर बंद कर दिए। मंदिरों को एक ऐसी जगह बना लिया जहां से सरकार रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है, तो मंदिर देखने के लिए भी टिकट देनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां बुद्ध टेम्पल की टिकट दे दी, लाओ चियांग ने बुद्ध टेम्पल की एक टिकट दे दी। किससे दे दी बेटा, ताओ यिंग को। वो एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, ठीक है। तो उसने कहा वो मैं एक टिकट का क्या करूंगी, तो उसने कहा ये टिकट पे अपने पति को साथ मत लेके जा, अपने बेटे को लेके जा, और उसकी हाइट क्या है, 1.10 से कम है, तो उसकी टिकट उस टेम्पल में भी नहीं चाहिए। हर जगह यही रूल था कि अगर 1.10 से कम है तो नहीं चाहिए थी। और इसकी भाई साहब की जो हाइट थी वो 1.9 थी, 1.10 से कम वालों की टिकट नहीं चाहिए थी। तो लाओ चियांग ने ताओ यिंग को कहा कि टिकट ले और बुद्ध टेम्पल देखने चली जा, ठीक है, अपने बेटे को लेकर, उसकी टिकट तो लगेगी नहीं। तो वो सोचती है, विचारती है, और नेक्स्ट डे अपने बेटे को लेकर कहां पहुंच जाती है, मंदिर पहुंच जाती है, बुद्ध टेम्पल। रास्ते में फिर वो बस में वो मापते हैं ध्यान से, तो बस में जस्ट वो मापा होता है, बस में भी उसका अभी अभी हाइट क्या निकलती है, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। लेकिन वो टिकट के लिए फोर्स करता है तो उसको 20 वो जो भी उनकी करेंसी थी तो 20 यूनिट्स देख के उसको वो टिकट लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अंदर अंदर गुस्सा आती है, लेकिन अपने उसके सामने आइडियल बनना होता तो टिकट लेनी पड़ती है, ले लेती है। तो मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर में टिकट वो पकड़ा देती है जियाओजे को, और मंदिर में बेटा लाइन लगी होती है, तो गेट पे वो एंट्रेंस पे वो खड़े रहते हैं, हाइट मेजरमेंट वाले और टिकट चेक करने वाले, ठीक है। सिनेमा घर के बाहर भी होते हैं, आप जाते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बेटा टिकट दिखा के पहले निकल जाता है, जियाओजे टिकट दिखाकर पहले एंटर कर जाता है,
और जो उसकी हाइट मेजरमेंट की गई होती है वो कहीं जो गेटमैन होते हैं, ठीक है, वॉचमैन, वो क्या कर लेते हैं, उसकी हाइट 1.10 मेजर कर लेते हैं, 1.10 से थोड़ा ऊपर मेजर कर लेते हैं, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो टिकट लेकर अंदर चले जाता है। जब वो एंटर करने लगती है ताओ यिंग, तो वो गेट पर खड़ा हो जाता है, यानी कि चेक करने वाला, तो वो कहता है कि लाओ मैम टिकट। तो वो कहती है टिकट तो मेरा बेटा ले गया। तो वो कहता है कि वो टिकट तो उसकी थी, आपकी टिकट कहाँ है। तो वो उनसे बहसती है, भाई उसकी हाइट तो 1.9 थी, उसको टिकट की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक टिकट पे हम 2 लोग जा सकते थे। वो कहता है नहीं, उसकी हाइट 1.10 से ज्यादा थी, मैंने अभी अभी मेजर की है, यानी कि गेट पे जो मेजरमेंट लगी थी उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट 1.10 से ज्यादा थी। तो वो बहसती है क्योंकि अभी अभी वो बस में उसकी हाइट मेजर करके आई थी जो 1.9 थी, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो उनकी लड़ाई झगड़ा होता है, आसपास जितने लोग खड़े होते हैं वो सारे उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तो वो नर्वस फील करती है, उसको लग रहा होता है कि उसके बेटे के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। उसका बेटा कहता है माम क्या हुआ। तो वो कहती है बेटा मैं टिकट लाना भूल गई। ये नहीं बताती कि हाइट का चक्कर हुआ है, एक ही टिकट थी। तो वो कहती है बेटा मैं टिकट लाना भूल गई। तो उसका बेटा आगे रिप्लाई करता है आप मेरे को लाना तो नहीं भूले। तो वो और बेशर्म होती है और बेइज्जती महसूस करती है, लेकिन वो अपने सारी उम्र उसने इसी में निकाल दी कि वो अपने बेटे के सामने एक आइडियल मदर बने। लेकिन आज वो बेइज्जती महसूस कर रही थी और हारा हुआ महसूस कर रही थी कि उसने जो सिखाया वो फेल होता जा रहा है, क्योंकि इस जो वॉचमैन है इसने गलत मेजरमेंट की है। वो इस बात पर अड़ी हुई थी बिकॉज अभी अभी बस में उसकी मेजरमेंट हुई थी और कंडक्टर ने कहा था कि टिकट की कोई जरूरत नहीं। तो क्या होता है कि वो वहां से नाराज होकर बाहर आ जाती है। अब वो दोबारा उस झमेले में नहीं पड़ना चाहती और बाहर मौसम बहुत खुशगवार होता है, सामने एक पार्क होता है। तो वो अपने बेटे को कहती है चल बेटा पार्क में घूमते हैं, दोबारा वहां मंदिर में नहीं जाएंगे। तो पार्क में घूमते हैं, अच्छा मौसम होता है, तो वो पार्क में घूमकर अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है और उस बात को बुलाना चाहती है। घर आती है, बेइज्जती महसूस करती है। नेक्स्ट डे जब जॉब पे जाती है तो ये बात वहां अपनी फैक्ट्री में शेयर करती है, ठीक है। तो वहां एक आदमी होता है जिसको सारे राइटर कह के बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? राइटर कह के बुलाते हैं। राइटर उसको भाई साहब को इसलिए कहते हैं कि कभी भूले भटके ना, कई साल पहले उसका एक छोटा सा कॉलम, एक आर्टिकल एक छोटी सी लोकल अखबार में छप गया तो भाई साहब का नाम ही पड़ गया। अब ये राइटर साहब है, होता है ना, भी एक बार कोई एक्शन करके दिखा दे तो अक्षय कुमार बन जाता है, उसी तरह भाई साहब राइटर बन गए, ठीक है। सभी राइटर कहते हैं। तो वो उसको सलाह देता है किसको? ताओ यिंग को, कि तुम एक लेटर लिखो, एक लेटर राइट करो और उस मंदिर की अथॉरिटीज को भेजो और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ताओ यिंग को ये सलाह अच्छी लगती है। ताओ यिंग लेटर लिखती है, 3-4 बार लिखती है, उसको सेट नहीं बैठता और लेटर फेंक देती है। फिर राइटर के पास ही आती है, अभी तू लेटर लिख, तू इस काम में माहिर है, यानी कि तेरा तो अखबार में लेटर आर्टिकल आ चुका है, तेरे को अच्छा लिखना आता है, तू लिख। तो 2-4 और होते हैं आसपास जो वर्कर होते हैं, तो वो थोड़ा हवा भरते हैं इसमें राइटर में कि तू लिख। तो राइटर बेचारा अपना सारा जोर लगा देता है, जितनी उसके पास वो जो शब्द थे, जो वर्ड्स थे, जो जितने अच्छे से अच्छी चीजें लिख सकता था उसने लेटर में लिख दी और ये कहा कि मेरे बेटे की हाइट इतनी थी लेकिन मेरे साथ मतलब धक्का हुआ है, जो भी कह लो, कि मुझको परेशान किया गया, मेरे को मेरे बेटे के सामने बेइज्जत किया गया, तो मैं नाराज हुई है। ये भी जो भी उसने अपनी इनकन्वीनियंस शो की अथॉरिटीज को। उसके बाद वो लेटर ताओ यिंग दोबारा चेक करती है, उसमें से गलतियां निकालती है। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि ताओ यिंग एक पढ़ी लिखी लड़की थी, औरत थी, जो मतलब समझती थी, यानी कि पहले लेटर खुद भी लिखा, बाद में राइटर का भी चेक किया, तो उसका मतलब वो पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ नहीं थी, ठीक है। तो वो लेटर जब अथॉरिटीज के पास जाता है तो कुछ दिनों के बाद 2 लाल कपड़े पहने हुए आदमी आते हैं। जियाओ से बाहर मिलता है और उनको सीधा घर में ले आता है। घर में बहुत बुरा हाल होता है, एवरीथिंग इज एट 6s and 7s, कि सब कुछ बिखरा पड़ा होता है, मैस, ठीक है।
तो वो ताओयिंग और बेशर्म होती है, बेइज्जती महसूस करती है, नर्वस महसूस करती है कि इतना बुरा हाल हो रखा है और ये मेहमानों को घर पे ले आए। फिर वो पूछता है ये कौन है, ताओयिंग पूछती है ये कौन है, तो बताते हैं कि हम मंदिर से आए हैं, अथॉरिटी आपका लेटर मिला और हमें खेद है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। आप बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी मनी भी रिटर्न कर सकते हैं, चाहे तो आपको टिकट भी दे सकते हैं, आप बताओ क्या करना है, बिकॉज हम माफी मांगते हैं उस मेजरमेंट के लिए। वो कहते हैं मेजरमेंट हमने जानबूझकर ज्यादा कर रखा है वहां। अगर किसी का 1.9 है तो वो 1.10 1.10 दिखाता है, बिकॉज कई माओं को अच्छा लगता है कि उनका बेटा बढ़ रहा है, उनके बच्चे लंबे हो रहे हैं, तो उन माओं की खुशी के लिए हमने मेजरमेंट थोड़ा सा बढ़ा रखा है। तो उन्होंने ये गलती एक्सेप्ट की कि आपके बेटे की हाइट तो 1.9 ही है, हमारी मेजरमेंट में दिक्कत है, बिकॉज हम चाहते हैं जो लोग वहां मेजर करें वो खुश हो जाएं कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो गलती एक्सेप्ट करते हैं, टिकट का भी ऑफर देते हैं, मनी रिटर्न का भी ऑफर देते हैं, लेकिन ताओयिंग इस बात पर रेडी होती है कि मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, टिकट भी नहीं चाहिए, मैं दोबारा उस मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी, मुझे वो याद आ जाएगा वो क्या हुआ था, लेकिन मेरे बेटे को बता दो कि उस दिन उसकी मां गलत नहीं थी। वो कहती है मेरे बेटे को बता दो कि उस दिन उसकी मां गलत नहीं थी। तो यहां पे हमारी कहानी समाप्त। तो बात ये है कि ये सारा चक्कर कितना था, चक्कर था सारा 1 सेंटीमीटर का, 1.9 और 1.10 का। उसी के पीछे उसकी बेइज्जती महसूस हुई, उसने सारी लाइफ एक आइडियल मदर बनाने में निकाल दी कि तरबूज कैसे खाना है, क्या करना है, टिकट कैसे कटवानी है, जीना कैसे है, रहना कैसे है, बोलना कैसे है, लेकिन उस छोटी सी एक टिकट की, फ्री की टिकट के चक्कर में उसकी बेइज्जती हो गई, खिल्ली उड़ी, लोगों के सामने भी, उसे अपने बेटे के सामने। तो उनको बस सिर्फ यही शर्त रखती है कि तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, कोई हर्जाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई रिफंड नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बेटे को ये बात बता दो कि समझा दो उस दिन उसकी मां गलत नहीं थी। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।